हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बेटर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे और हम अपने अब आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था शुरू से, जैसा कि आप देखेंगे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये भी देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट का मैंने एक अलग से भी सेपरेट टॉपिक बनाया है, वीडियो बनाया है, लेकिन हम लोगों ने पहले यहाँ पे भी फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस कर लिया है, पूरा डिस्कस कर लिया है। मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्रेडिट मार्केट क्या होता है, ये सब। तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज एन मीडिएटर बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द borrower. The investor's savings are mobilized either directly or indirectly by the financial market. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपका होता है वो इन्वेस्टर और बोरोवर, जो उधार लेने वाले होते हैं, जिनको पैसे की नीड होती है उनको, और जो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा बचत करने के उद्देश्य से, एम से, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। और सेविंग आर मोबिलाइज्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फाइनेंशियल मार्केट। और जो सेविंग्स है वो भी एक जगह से दूसरे जगह पे मोबिलाइज्ड हो जाती हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में। कहाँ से? फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि वहीं पे ही सारा सिक्योरिटीज़ का सेलिंग परचेजिंग या जो कुछ भी होता है वहीं होता है। तो जैसा आप देखेंगे कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इसको ही और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अगर सेविंग कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, किसी भी टाइप के अकाउंट्स में, और वहाँ से हम उधार भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, तो बेसिकली जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे हम पैसा डिपॉजिट तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारा काम कर सकते हैं। अभी हमें लोन लेना है या फिर कुछ भी करना है वो सब कर सकते हैं। इंश्योरेंस, ये सब आपका नॉन बैंकिंग में आएगा, लेकिन वहाँ पे बेसिकली हम पैसा सेव करने की एम से डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज कंपनीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दे कैन नॉट आस्क फॉर मैनेटरी डिपॉजिट बट सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। ये मोनेटरी डिपॉजिट नहीं करते हैं, पैसे का डिपॉजिट नहीं करते हैं, लेकिन अपने कस्टमर को, जो भी इंश्योरर रहता है, जो भी इंश्योरेंस करवाता है, उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इंश्योरेंस कराने वाली कंपनी जो रहती है वो अपने कस्टमर को बहुत सा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि दुर्घटना से या कुछ हो गया तो हम आपका सेफ्टली रक्षा करेंगे, इतना पैसा देंगे, ये वो, फायर से कुछ आपको लॉस हो गया तो उसका भी ये करता है। तो एक तरह से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पैसा जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम अपना पैसा सेव करने के हमसे जमा नहीं कर सकते। अब फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फिर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है: रेगुलेटरी, इंटरमीडिएटरी और नॉन इंटरमीडिएट्स। रेगुलेटरी में है इंस्टीट्यूट दैट रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते हैं वो इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी कहलाते हैं। जैसे RBI जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म, IRD ये IRDA है, ये इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म जैसे हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और सेबी जो है हमारा स्टॉक मार्केट से सेलिंग और सिक्योरिटीज़ का जितना भी सेलिंग एंड परचेजिंग होता है, सेबी उसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इंटरमीडिएट्स, जैसे हमारे कॉमर्शियल बैंक आ जाते हैं इंटरमीडिएट्स में, जो कि लोन भी देते हैं और आपका
पैसा भी जमा करते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक विच प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज SBI। इसके एग्जांपल हैं इंटरमीडिएट के SBI, BOB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, PNB etc। तो कॉमर्शियल बैंक हमारे जो आते हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सब इंटरमीडिएट्स में आते हैं, रेगुलेटरी में जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते हैं। नॉन इंटरमीडिएट्स में इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड्स टू कॉरपोरेट कस्टमर, इट इंक्लूड नाबार्ड, भी जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कराना या फिर खेती से रिलेटेड अगर लोन लेना है तो वो लेना, तो ये सब नाबार्ड हमारा है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज़्यादा हेल्प करता है। सिडबी जो है स्मॉल सेक्टर में लोन का मतलब देख रेख करता है या फिर उनको नियम कानून बनाता है, या फिर जिसको पैसे की लेन देन की ज़रूरत होती है स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को, तो वो करता है सिडबी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब द मेन फीचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इतना सब पढ़ने के बाद तो आपको पता ही चल गया होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फीचर्स क्या है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी। अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट्स हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। जैसे आप शेयर मार्केट में अपना पैसा डिपॉजिट लगाते हैं, तो आप बहुत कंफर्म नहीं रहते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसे आप बैंक में जमा कर दिए तो आपको पता है कि हमको मान लीजिए 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हर साल आपको मिलेगा, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे मिलना ही मिलना है। आप रिस्क फ्री हैं एकदम, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया आपका। फिर ऑल्सो एक्ट एज ए मीडियम ऑफ कन्वीनियंस denomination which means it can match a small deposit। ये एक ही स्मॉल डिपॉजिट को लार्ज लोन के साथ और एक लार्ज डिपॉजिट को स्मॉल लोन के साथ मैनेज करता है, सुविधा प्रदान करता है कि कैसे स्मॉल डिपॉजिट से लार्ज लोन बनाया जा सके, लार्ज लोन से स्मॉल डिपॉजिट किया जा सके कई पार्ट्स में। तो ये हमारा हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल बैंक है, जो कि लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग उनको पैसा देता भी है, और अगर कोई अपना पैसा जमा करना चाहता है तो बैंक में सेफली अपना जमा भी कर सकता है। अब हमारा सेकंड है फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स को हम डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट विच आर ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट आर कॉल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट में जिस भी प्रोडक्ट का हम सेलिंग परचेजिंग करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स हुआ। जैसे हम फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर, ट्रेजरी बिल, ये सभी हमारा फाइनेंशियल एसेट्स हो गया। बेस्ड ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द क्रेडिट सीकर, मतलब ये जो होता है डिफरेंट लोगों के नीड्स पे बेस्ड करता है। जैसे क्रेडिट सीकर जो उधार लेने वाले रहते हैं उनके ऊपर। द सिक्योरिटी इन द मार्केट ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर। और सिक्योरिटी जो होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी होती हैं, वो एक दूसरे से अलग होती हैं। किसी पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी पे कम इंटरेस्ट रहता है, किसी शेयर का प्राइस ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगी फाइनेंशियल एसेट्स का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपका फिजिकल एसेट्स हो गया, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे रियल इस्टेट हुआ या फिर लाइव स्टॉक हुआ, ऑयल हुआ, ये सब। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है? बैंक डिपॉजिट जो होते हैं, स्टॉक, पेंशन फंड्स, रिसीवेबल, बॉन्ड्स, ये सब आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको लोगों को बताया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सम इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट्स हैज़ बीन डिस्कस्ड ब्रीफली। बहुत छोटे में ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है कॉल मनी। इसके बारे में तो मैंने वीडियो में पहले भी बताया गया है, अभी भी बता रही हूँ। कॉल मनी मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब किसी को लोन की आवश्यकता पड़ती है, किसी बैंक को ही अगर लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो वो सिर्फ जब एक दिन के लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरे बैंक को फ़ोन करता है और एक दिन के लिए लोन लेता है, फिर दूसरे दिन उस लोन को पेमेंट कर देता है। या फिर जो बैंक लोन दिया है, अगर वो जैसे SBI ने लोन दिया BOB को, तो अगर SBI BOB को कॉल करेगा तो BOB को वो लोन उसको SBI को चुकता करना ही पड़ेगा, तो वो कॉल मनी मार्केट हो गया। वेन एन लोन पढ़ लेते हैं। वेन अ लोन इज़ ग्रांटेड फॉर 1 डे एंड इट रीपेड ऑन द सेकेंड डे, एक दिन लिया गया और दूसरे दिन ही पे कर दिया, तो इसको कॉल मनी मार्केट कहते हैं। नो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। इस तरह के ट्रांजैक्शन में किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी, सहायक सिक्योरिटी जैसे गिरवी रख के कोई भी चीज़ लेते हैं, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देखेंगे नोटिस मनी मार्केट क्या होता है।
नोटिस मनी मार्केट भी कॉल मनी मार्केट की ही तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि कॉल मनी मार्केट एक दिन लेते हैं और दूसरे दिन ही पे करते हैं लोन, लेकिन नोटिस मनी मार्केट में मैक्सिमम 14 दिन का टाइम दिया जाता है। व्हेन अ लोन इज़ ग्रांटेड फॉर मोर देन अ डे एंड फॉर लेस देन 14 डे, मतलब 1 to 14 डेज़ के बीच में लोन का जो भी लेन देन होगा वो हो जाएगा, तो वो हमारा होगा नोटिस मनी मार्केट। नो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ आर रिक्वायर्ड इन दिस, इसमें भी कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरा है हमारा टर्म मनी मार्केट। तो टर्म मनी मार्केट आपका जैसा कि देख रहे हैं आप कि व्हेन द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ डिपॉजिट इट बियॉन्ड 14 डेज इज कॉल्ड टर्म मनी मार्केट। जब एक दिन लोन लेते हैं दूसरे दिन पे करते हैं तो उसको कॉल मनी मार्केट कहते हैं। जब एक दिन लोन लेते हैं दूसरे दिन पे नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम 14 दिन के पहले ही लोन पेमेंट कर देते हैं तो उसको नोटिस मार्केट कहते हैं। और जब टर्म मनी वो होता है जब 14 दिन से ज़्यादा के लिए ही लोन लेते हैं तो उसको टर्म मनी मार्केट कहते हैं। ट्रेजरी बिल, ये तो सबको ही पता होगा जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बताऊंगी ट्रेजरी बिल। और ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहते हैं। दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेब्ट सिक्योरिटी विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन अ ईयर। ट्रेजरी बिल होता है एक मनी मार्केट का भी एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, और कॉल मनी भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। सिर्फ एक साल के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है तो वो हमारा मनी मार्केट होता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक तरह से मनी मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रेजरी बिल एक ऐसा बिल है जब गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी तरफ से एक बॉन्ड डिबेंचर इशू करता है जनता के सामने कि लीजिए आप इसको खरीदिए, और कुछ डिस्काउंट पे गवर्नमेंट आपको कमीशन एक तरह से देता है। तो चूँकि ये गवर्नमेंट इशू करता है तो जो बायर्स रहते हैं या फिर जो इन्वेस्टर रहते हैं उनका इस पर बहुत ज़्यादा होप रहता है, बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है कि कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरा पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं। और लेस देन अ ईयर, ये सिर्फ एक दिन के अंदर के लिए ही होता है। एक 91 दिन का होता है, एक 182 दिन का होता है, 91, 182 और 364 डेज मैक्सिमम इसका पीरियड होता है। बाइंग अ टी बिल मीन लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट। इसमें साफ दिया है कि जो आप टी बिल खरीदेंगे, ट्रेजरी बिल खरीदेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट को उधार दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको इशू करती है, क्योंकि उसको पैसे की नीड होती है। तो जब आप खरीदेंगे तो अपने पास एक पेपर टाइप का रख लेंगे और गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे। फिर जब गवर्नमेंट आपको वापस करेगी तो जैसे आप 100 रुपये का ट्रेजरी बिल बाई किए हैं तो जो होगा फिर गवर्नमेंट आपको 110 रुपये के रेट से उसको वापस करेगी। अब नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज़ अ डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकल जनरेटेड फॉर फंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम। मैंने जो मनी मार्केट डिस्कस किया, फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस किया, उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से डिस्कस किया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, जब किसी बैंक को लोन लेना रहता है तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर से लोन लेता है तो उसके लिए उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को एक मतलब प्रूफ के रूप में एक डिपॉजिट देना पड़ता है कि आप इसको रखिए, अगर हम पैसा नहीं भी देंगे तो आप मतलब ये एक तरह से गिरवी हो सकता है, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के टाइप्स का। तो जब बैंक को कॉर्पोरेट सेक्टर से लोन लेने का नीड होता है तो वो जो भी पेपर मतलब रेस करती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। लेकिन जब एक कॉमर्शियल कंपनी को या फिर कॉर्पोरेट कंपनी को दूसरे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से लोन का नीड होता है तब जो दूसरा बड़ा कंपनी रहता है वो बोलता है भैया मैं तुम्हें ऐसे ही लोन क्यों दे दूँ, तुम मेरा पैसा डुबा दोगे, तो मुझे एक कॉमर्शियल पेपर ला के दो। तब वो जाता है और जिस भी कंपनी को कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन लेना रहता है वो किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे एक पेपर बना के दे दीजिए कि मुझे लोन लेना है, तो वो दूसरा जो कंपनी है वो मुझे लोन दे सके। तो जो बैंक रहता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जैसे SBI, जैसे रिलायंस कंपनी है और टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी को रिलायंस कंपनी से लोन लेना है तो रिलायंस कंपनी बोलेगा मैं तुम्हें ऐसे लोन नहीं दूंगा, तुम पहले जाओ किसी बैंक से एक पेपर लेके आओ प्रूफ के रूप में, तब मैं तुम्हें दूंगा। तो टाटा कंपनी जाता है SBI के पास और बोलता है आप एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दीजिए, तो SBI इसको एक दे देता है, SBI इसको एक कॉमर्शियल पेपर दे देता है कि ठीक है, तो ये जाता है और इसको दे देता है रिलायंस कंपनी को। तब रिलायंस कंपनी को विश्वास हो जाता है कि नहीं SBI गारंटी दे रहा है तो मतलब मेरा पैसा सेफ़ है, तब वो उस टाटा कंपनी को लोन दे देता है। तो ये आपका हुआ कॉमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी वैसे ही होता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
सिर्फ बैंक को जब लोन लेने की ज़रूरत होती है, कोई मीडिएटर नहीं होता है। जब एक बैंक को कॉर्पोरेट सेक्टर से लोन लेना रहता है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। जब एक बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर को दूसरे को बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर से लोन रहता है तो कॉमर्शियल पेपर होता है। अब हम चलेंगे, हमारा थर्ड है जो फाइनेंशियल सर्विस। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसी में सब सम ऑफ कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। सर्विस प्रोवाइड बाय एसेट्स मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज, दे हेल्प टू गेट द required fund and also make sure that they are efficiently invested। फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है? वह ऐसा सर्विस जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और दे हेल्प टू गेट द रिक्वायर्ड फंड एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर इफिशिएंटली इन्वेस्टेड। जैसे मैं हूँ तो मुझे ये नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का कि मुझे कहाँ पैसा जमा करना चाहिए, किसके शेयर में को ख़रीदना चाहिए, किसके शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे कुछ भी शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो लेकिन मुझे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। चूँकि ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी तो मुझे जमा करना है। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी रहती है, एक ऐसा मतलब बॉडी रहता है, अपना ही आपस में ग्रुप रहता है कि वो बोलेगी कि ठीक है आप आइए, आप हमको बताइए कि आपका क्या मन है, हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ, आप हमको बस पैसा दे दीजिए, हम आपकी तरफ से किसी सेफ कंपनी के शेयर को ख़रीद के आपका पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये लोग विश्वास दिलाते हैं। तो ऐसा सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका हो गया फाइनेंशियल सर्विस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, द फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया इंक्लूड। इंडिया में किस टाइप के फाइनेंशियल सर्विस होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? बैंकिंग सर्विस एनी स्मॉल और बिग सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक लाइक ग्रांटिंग लोन डिपॉजिट। बैंक के द्वारा जो भी स्मॉल या बड़ा सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, लोन देना, डिपॉजिट करना, तो ये सब आपका हो गया बैंकिंग सर्विस। मनी भी इशू करता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करता है, अकाउंट खोलता है, तो ये सब सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है, तो इसलिए बैंक सर्विस हो गया। इंश्योरेंस सर्विस, जो भी सर्विस इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है वो इंश्योरेंस सर्विस हो गया। सर्विस लाइक इशूइंग ऑफ इंश्योरेंस को निगमित करना, सेलिंग पॉलिसी को बेचना, इंश्योरेंस अंडरटेकिंग, इंश्योरेंस लेना, अंडरटेक करना, एंड ब्रोकरेज दलाली का भी जो काम होता है वो आर ऑल पार्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस। अब हमारा है थर्ड है इन्वेस्टमेंट सर्विस क्या है? इट इज़ मोस्टली इंक्लूड एसेट मैनेजमेंट। वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो करती है, हमारे पैसा लेके इन्वेस्ट करती है, तो वो हो गया। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस वो होता है एक्सचेंज ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ETC आर अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आपके पैसे को कन्वर्ट करने का जो भी काम करता है वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विस हो गया। जैसे आप अमेरिका में जा रहे हैं, इंडियन रुपीज़ लेके जा रहे हैं, तो आप पहले जाएंगे एक फ़ॉरेन एक्सचेंज सर्विस लेने के लिए किसी ऐसे बॉडी अथॉरिटी के पास कि मुझे डॉलर की ज़रूरत है क्योंकि मैं अमेरिका में जा रही हूँ, वहाँ पे इंडियन रुपीज़ नहीं चलेगी। तो वो ऐसा सर्विस जो भी आपके इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करके डॉलर में आपको मनी देगा ताकि आप अमेरिका में जितने भी दिन रहें सर्वाइव कर पाएँ, तो वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विस आपका होता है। अब नोट आप देख लीजिए, द मेन एम ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस इज़ टू असिस्ट अ पर्सन विथ सेलिंग, बोरोइंग और परचेजिंग सिक्योरिटी, अलाउइंग पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मेन एम इसका क्या होता है? आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, आपको इंश्योरेंस करने में आसानी हो, आपको अपने पैसे शेयर मार्केट लगाने में आसानी हो, सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने में आसानी हो, उधार लेने में आसानी हो, सेविंग करने में आसानी हो। ये सब आपका जो होता है फाइनेंशियल सर्विस का मेन एम होता है। अब हमारा वीडियो समअप करने का टाइम आ गया है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये देखिए फाइनेंशियल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और फिर उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट आते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में फंड बेस्ड सर्विस आते हैं और फ्री बेस्ड सर्विस, फंड के बेस पे जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और फीस के बेस पे जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कॉमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, रीजनल, रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट तो आप जानते हैं मनी लैंडर ये सब होते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट आपका वो होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। टू टाइप्स के होते हैं, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कोई कंपनी पहली बार अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करती है सेलिंग के लिए, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे पहले से ही कोई कंपनी
पहली बेची गई सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है, सेकेंडरी मार्केट हो गया। इसको मैंने अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, मैं लिंक दे दूँगी यहाँ पे, आप लोग उसको जाके ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फंड बेस्ड सर्विस में होता है जैसे लीजिंग, हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट बिल, डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, इंश्योरेंस, ये सब आपका होता है। ये सब आपका हो गया फंड बेस्ड सर्विस। और फीस बेस्ड सर्विस जहाँ पे आपको फ़ीस देना पड़े तो इशू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, डेब्ट्स रिकंस्ट्रक्शन, स्टॉक ब्रोकिंग, etc। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है बेसिकली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से जो भी मैंने बताया उसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सब क्या होते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।